जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखी होगी। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से क्लासेस देख के अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। और ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। हम जानेंगे क्या? श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। ये टॉपिक हमने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है, यानी कि क्लास 6 to 9 तक की हमने पढ़ाई कर ली। अभी तक ये टॉपिक हमने कभी नहीं पढ़ा है। ये हमारा क्लास 10th में न्यू ऐड हुआ है। क्या? श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, जो किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत ये टॉपिक हमारा आता है। तो देखते हैं श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। इट मीनिंग बेसिक नॉलेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है? श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेसिक नॉलेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। और इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे श्वसन तंत्र का अर्थ व कार्य के बारे में जानेंगे, श्वसन तंत्र की क्रिया के बारे में समझेंगे, श्वसन तंत्र का विवरण देखेंगे, व्यायाम का श्वसन तंत्र की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारे ही पॉइंट एक एक करके हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक? श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। इट मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं, श्वास लेने की क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर स्वतः ही जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। मानव शरीर बिना भोजन पाने के कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु बिना श्वसन के मानव का जीवित रहना असंभव है। तो आप सभी जानते हैं कि बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते। अगर जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम जीवित हैं, अगर हमारी सांसें नहीं चल रही हैं तो हम बेजीवित नहीं हैं। अब देखते हैं कहाँ पे थे हम। मानव शरीर की क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आपूर्ति अति आवश्यक है। श्वसन क्रिया द्वारा कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों को विखंडित कर ऊर्जा उत्पादन के लिए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। ऑक्सीजन क्यों आवश्यक होता है? जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध करने के लिए। साधारणतः कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा उत्पादन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है, इसीलिए यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीजन को सामान्यतया प्राणवायु भी कहा जाता है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? प्राणवायु के नाम से भी ऑक्सीजन को जाना जाता है, तथा प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। तो ये तो देख लिया हमने श्वसन तंत्र के बारे में, क्यों आवश्यक है। श्वसन तंत्र का अर्थ व कार्य देख लेते हैं। तो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया संयुक्त रूप से श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले शरीर के अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र किसको कहते हैं? श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले शरीर के जो शरीर के हमारे अंग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र के कार्य देख लेते हैं। नंबर 1 है कोशिकाओं को जीवित रखना, यानी कि जो सेल्स होते हैं उनको जीवित रखना क्या है? श्वसन तंत्र का कार्य है। देखते हैं किस प्रकार। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका में भोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कोशिका सक्रिय रहती है। ऑक्सीजन की कमी से कोशिका नष्ट हो जाती है तथा प्राणी की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब ऑक्सीजन
की कमी हो जाएगी तो कोशिका जो सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अतः श्वसन तंत्र का कार्य श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाकर उन्हें क्रियाशील बनाए रखना है। तो ये होता है कोशिकाओं को किस तरह से श्वसन तंत्र जीवित रखता है। अब देख लेते हैं नंबर 2 है ऊर्जा प्रदान करना। तो जो श्वसन तंत्र होता है वो ऊर्जा भी प्रदान करता है। किस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार लकड़ी व कोयला आदि कार्बनिक पदार्थों को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती, किसकी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, उसी प्रकार भोजन द्वारा ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट व वसा आदि को रासायनिक विधि से जलाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन अति आवश्यक है, जो शरीर में गर्मी व ऊर्जा उत्पन्न करके शरीर को क्रियाशील बनाए रखती है। नंबर 3 है शरीर को शक्ति एवं ताप प्रदान करना। नंबर 3 है शरीर को शक्ति एवं ताप प्रदान करना। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को क्रियाशील रखना तथा ताप प्रदान करना है। इसी के कारण प्राणी का शरीर गर्म रहता है, जो मृत्यु के पश्चात ठंडा हो जाता है। तो श्वसन तंत्र के द्वारा ही प्राणी का शरीर क्या है, गर्म रहता है, जो मृत्यु के पश्चात ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार शरीर को शक्ति एवं ताप भी प्रदान करता है क्या, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है। तो ये तो हो गया हमारा श्वसन तंत्र का अर्थ हुआ, उसका कार्य हमने देख लिया। कार्य में क्या क्या देखा, कोशिकाओं को जीवित रखता है, ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को शक्ति एवं ताप प्रदान करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्वसन तंत्र की क्रिया। वायुमंडल से प्राप्त आवश्यक ऑक्सीजन को फेफड़ों की कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अशुद्ध वायु व कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से वायुमंडल में लाने की क्रिया प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहलाती है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया में 2 उपक्रियाएं होती है, ध्यान दीजिएगा। जो प्राकृतिक श्वसन क्रिया है उसमें 2 उपक्रियाएं होती है, कौन कौन सी, प्रश्वसन तथा निश्वसन। प्रश्वसन के बारे में जानते हैं, वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों में भरती है प्रश्वसन कहलाती है। यह क्रिया डायाफ्राम के चपटा होने तथा पसलियों के थोड़ी बाहर व आगे की ओर उठ जाने के कारण वक्ष गुहा के बढ़ जाने से होती है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े फूल जाते हैं एवं इनके वायु कोशों में वायु का दबाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की वायु नासा मार्ग एवं श्वसन नाल से होती हुई फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रश्वसन कहते हैं। नंबर 2 निश्वसन, वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है निश्वसन या उच्च वसन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्वसन एवं निश्वसन में अंतर। प्रश्वसन क्या है, वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों में भरती है प्रश्वसन कहलाती है, और निश्वसन वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। प्रश्वसन में वायु फेफड़ों में भरती है, बट निश्वसन में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इस क्रिया में पेशियों के शिथिलन से पसलियां एवं डायाफ्राम अपनी पूर्व सामान्य स्थिति में लौट आते हैं, जिससे वक्षीय गुहा के आयतन पर दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार निश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये हमने देख लिया क्या, श्वसन क्रिया के 2 प्रकार कौन कौन से, प्रश्वसन तथा निश्वसन। अब श्वसन तंत्र की क्रिया दर व उसका नियमन देख लेते हैं। श्वसन क्रिया निरंतर एक नियमित रूप से होने वाली अनैच्छिक क्रिया है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति में यह क्रिया 15 से 18 बार प्रति मिनट की दर से होती है। शिशु में इसकी दर काफ़ी अधिक, प्रायः 25 से 40 बार प्रति मिनट तक होती है। स्पष्टतः प्रत्येक वयस्क व्यक्ति प्रति 4 सेकंड में 1 बार प्रश्वसन एवं निश्वसन की क्रिया करता है। मानव में अपने शरीर की मांग के अनुरूप श्वसन की दर को संतुलित एवं स्थिर बनाए रखने की महत्वपूर्ण क्षमता होती है। दर के नियमन एवं संचालन का उत्तरदायित्व मस्तिष्क में स्थित एक जोड़े श्वास केंद्र का होता है। ये केंद्र श्वसन क्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार की पेशियों, पसलियों, तंतुपट आदि के संकुचन एवं शिथिलन को नियंत्रित करते हैं। विभिन्न शारीरिक कार्य जैसे भागने, दौड़ने, व्यायाम करने, कुश्ती लड़ने आदि के समय श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी कि सांस हम बहुत तेजी से लेने लगते हैं जब भी हम भागते, दौड़ते या फिर व्यायाम करते हैं।
अधिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की और अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए श्वसन की गति बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा श्वसन तंत्र की क्रिया दर व उसका नियमन। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं? अभी हमने पीछे ही पढ़ा। प्राण वायु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 3 कहता है श्वसन तंत्र कोशिकाओं को जीवित रखने में किस प्रकार सहायक है। हमने पढ़ा ना, श्वसन तंत्र क्या है? हमारे शरीर के अंदर एक कोशिकाएं जो हमारे सेल्स होती है वो प्रदान कराती है। किस तरीके से श्वसन तंत्र का कोशिकाओं को जीवित रखने में योगदान है वो भी हमने देखा। अब ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप अभी तक आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए और इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, श्वसन तंत्र का विवरण। श्वसन क्रिया संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव के प्रमुख श्वसनांग फेफड़े होते हैं तथा इनके सहायक अंग नासिका, कंठ या स्वर यंत्र, श्वास नली तथा श्वसनी होते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग आप देख लीजिए, ये देखिए जो मेन होता है वो क्या होता है? हमारे फेफड़े होते हैं, यहाँ से हम श्वसन क्रिया करते हैं। बट इनके पार्ट कौन कौन से हैं? हमारा कंठ हो गया यानी कि गला, श्वास नली हो गया, नासा मार्ग, नसिका, ग्रसनी, कंठ द्वार, श्वसनी, फेफड़े, डायाफ्राम और कूपिकाएं, रुधिर कोशिका, ये सारे ही क्या हैं? श्वसन तंत्र के क्या हैं? सहायक मुख्य अंग है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिगर देखिए, फिगर से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये मानव शरीर का वो क्या है ना, फेफड़े हैं, ये देख लीजिए। और ये सहायक इसके प्रमुख अंग हैं, किसके? श्वसन तंत्र के। ये है मानव श्वसन तंत्र। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है नासिका। एक एक करके इन सबको देख लेते हैं किस प्रकार से ये सहायता करते हैं, किसमें? श्वसन तंत्र में, यानी कि फेफड़ों में सांस लेने में किस प्रकार से ये इनके जो मुख्य सहायक अंग है किस प्रकार सहायक करते हैं। तो नंबर 1 देख लेते हैं नासिका। श्वसन के लिए वायु सर्वप्रथम नासिका नाक में प्रवेश करती है। वायु आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होते हैं, 2 छेद होते हैं ना नाक में, उसे नासा द्वार या नथुने कहा जाता है। तो नाक में जो 2 छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? नासा द्वार या फिर नथुने कहा जाता है। इससे अंदर की ओर 2 मार्ग जाते हैं। दोनों मार्गों को एक पर्दे के माध्यम से एक दूसरे से पृथक किया जाता है। तालू की हड्डी नासिका को मुंह से पृथक करती है, जो नासा गुहा के निचले आधार में स्थित होती है। श्लेष्मिक कला द्वार स्रावित चिपचिपे पदार्थ से नासा गुहा का मार्ग चिकना बना रहता है। तो जो हमारे नाक के अंदर जो चिकनाहट होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स स्रावित चिपचिपे पदार्थ से जो ये चिकनाहट होती है हमारे नाक के अंदर, तो वो उसके द्वारा होती है। नासा गुहा के मार्ग में जो चिकनापन बना रहता है किसके द्वारा? श्लेष्मिक कला द्वारा स्रावित चिपचिपे पदार्थ। अब देख लेते हैं वायु में उपस्थित धूल कणों एवं जीवाणुओं को रोकने के लिए नासा गुहा की सतह पर छोटे छोटे रोए होते हैं ना, नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं। श्लेष्मिक कला का चिपचिपा पदार्थ भी जीवाणुओं को चिपकाकर अंदर प्रवेश करने से रोकता है। दोनों नासा द्वारों को मिलाकर एक नली बनती है जो कि ग्रसनी में खुलती है। नाक से श्वास लेने के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1 है वायु में उपस्थित धूल कण एवं अन्य प्रकार की गंदगी को नाक में स्थित बालों द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे फेफड़ों तक स्वच्छ वायु पहुंचती है। नंबर 2 नाक तथा श्वास नली आदि की रक्त कोशिकाओं द्वारा नाक से प्रवेश करने वाली वायु को गर्म किया जाता है, जिससे कि फेफड़ों को गर्म वायु उपलब्ध होती है। अधिक ठंडी वायु फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है। नंबर 3 है श्लेष्मिक कला से मढ़ी हुई वायु नलिका भित्ति द्वारा वायु में उपस्थित जीवाणुओं एवं धूल कणों को रोक लिया जाता है। इस कारण फेफड़ों तक पहुंचने वाली वायु जीवाणुओं से मुक्त होती है। तो ये तो हमने देख लिया नाक से श्वास लेने के कौन कौन से प्रमुख लाभ हैं। अब देखते हैं कंठ या स्वर यंत्र के बारे में जानते हैं। तो कंठ या स्वर यंत्र देख लेते हैं। ग्रसनी में भोजन निगलने वाले द्वार से पहले एक छिद्र होता है जो घाटी या कंठ द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? घाटी या द्वार, कंठ द्वार कहलाता है। क्या? ग्रसनी में भोजन निगलने के द्वार से पहले जो एक छिद्र होता है उसी को हम घाटी या कंठ द्वार कहते हैं।
कंठ उपस्थिति का बना हुआ एक ढक्कन होता है। किसका? उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है जो कंठ द्वार पर स्थित होता है। कंठ भोजन में श्वास नली में जाने से रोकता है। जो भोजन होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन? कंठ। श्वास नली को बनाने वाली उपास्थि के अधूरे छल्लों में से ऊपरी छल्ला क्या होता है? अवट उपास्थि सामने से चौड़ा तथा उभरा हुआ होता है। पुरुषों के कंठ में इसे बाहर से छूकर अनुभव किया जा सकता है, अर्थात यह सामने की ओर उभरा हुआ होता है, जिसे टेंटुआ या आदम एपल कहा जाता है। दूसरा छल्ला चारों ओर से पूरा होता है तथा मुद्रिका उपास्थि कहलाता है। दोनों छल्लों के बीच रेशेदार तंतु भरे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो उभरा हुआ पहला छल्ला होता है उसे क्या कहते हैं? टेंटुआ या आदम एप्पल कहा जाता है। और जो दूसरा छल्ला होता है वो क्या होता है? मुद्रिका उपास्थि कहलाता है। ये देख लिया हमने कंठ या स्वर यंत्र। अब देख लेते हैं पॉइंट 3, श्वास नली या वायु नलिका। कंठ में होकर श्वास नली अथवा वायु नलिका में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, कंठ से होकर जो वायु श्वास नली होती है वो वायु नलिका में प्रवेश करती है। इसकी गोलाई 2.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, जो कंठ से लेकर पूर्ण ग्रीवा यानी कि नेक में विद्यमान होती है। यह नली सी के आकार की होती है। किस आकार की होती है? सी के आकार की होती है। रेशेदार तंतुओं से निर्मित छल्लों से बनी होती है, जो कि पीछे की ओर खुले भाग में श्लेष्मिक कला ढकी होती है। जब भोजन ग्रास नली से गुजरता है तो ग्रास नली फूलती है और श्वास नली की पिछली झिल्ली दब जाती है। इस प्रकार ग्रास नली को फूलने का स्थान मिल जाता है। तो ये कार्य होता है किसका? श्वास नली या वायु नलिका का। पॉइंट 4 देखते हैं, वायु प्रणालियां या श्वसनी। श्वास नली वक्ष में जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है यानी कि बट जाती है, श्वसनी तथा ब्रोंकस। जो श्वास नली होती है वक्ष में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। वो भाग कौन कौन से? श्वसनी और ब्रांकस। ये दोनों शाखाएं ही वायु प्रणालियां कहती हैं। कौन कौन सी शाखाएं? श्वसनी और ब्रांकस। इन्हीं को क्या कहते हैं? वायु प्रणालियां कहते हैं। दोनों वायु प्रणालियां दोनों भागों के फेफड़ों में अलग अलग प्रवेश करके असंख्य उपशाखाओं में बट जाती हैं। श्वसनिका के अंत में छोटे छोटे थैले लगे होते हैं जिनको वायुकोश कहते हैं। वायुकोश लौह तत्व के कारण लाल रंग का होता है। ध्यान दीजिए, वायुकोश का रंग किस कलर का होता है? किस रंग का होता है? तो लौह तत्व के कारण इसका रंग लाल होता है। इन वायुकोशों में वायु रुकी रहती है जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये तो देख लिया हमने वायु प्रणालियां या श्वसनी के बारे में। 5वां देखते हैं फेफड़े। ये मानव श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन? फेफड़े। इनकी संख्या 2 होती है एवं ये वक्ष गुहा में दाईं तथा बाईं ओर स्थित होते हैं। इनका रंग नीलापन लिए भूरा होता है। जन्म से पहले इनका रंग लाल तथा नवजात शिशु के फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है। यानी कि अगर बच्चे ने जन्म नहीं लिया है तो उसके पहले, जन्म से पहले ध्यान दीजिएगा, इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। बट जब बच्चा हो जाता है, नवजात शिशु होता है, तो उसके फेफड़ों का रंग गुलाबी हो जाता है। फेफड़ों की संरचना देख लीजिए, ये है मानव श्वसन तंत्र। फेफड़ों की संरचना दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है। ये आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। फेफड़े वक्ष गुहा के बाएं एवं दाएं स्थित होते हैं तथा तंतुपट यानी कि डायफ्राम पर उभरे हिस्से पर चिपके रहते हैं। इनकी संरचना अत्यंत कोमल, लचीली, स्पंजी तथा गहरे स्लेटी भूरे रंग की होती है। इनके चारों ओर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है यानी कि पतली झिल्ली सी ये घिरा रहता है, जिनके भीतर एक लसदार तरल पदार्थ रहता है जिसे प्लूरा अथा फुफ्फुसीय आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लसदार तरल पदार्थ को प्लूरा एवं फुफ्फुसी आवरण कहा जाता है। गुहा को फुफ्फुसी गुहा कहते हैं। ये सब रचनाएं फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं। दायां फेफड़ा 2 अधूरी
दो अधूरी खांचों द्वारा 3 पिंडों में बटा रहता है। बाएं फेफड़े में एक अधूरा खांचा होता है तथा यह 2 पिंडों में बटा होता है। फेफड़ों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह असंख्य वायुकोष होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में इन वायुकोषों की संख्या कितनी होती है? लगभग 15 करोड़ तक होती है। कितनी होती है? लगभग 15 करोड़ तक होती है। प्रत्येक वायुकोष का संबंध एक श्वसनी यानी कि ब्रोंचस से होती है। प्रत्येक श्वसनी जो श्वास नाल के 2 भागों में बंटने से बनती है, फेफड़े के अंदर प्रवेश कर अनेक शाखा उपशाखाओं में बट जाती है। अत्यंत महीन उपशाखाएं जो अंतिम रूप से बनती हैं कूपिका नलिकाएं यानी कि एलोवेलरल डक्ट्स कहलाती हैं। प्रत्येक कूपिका नलिका के सिरे पर अंगूर के गुच्छे की भांति अनेक वायुकोष यानी कि एल्वेओली जुड़े रहते हैं। प्रत्येक वायुकोष अति महीन झिल्ली का बना होता है। इसको बनाने वाली कोशिकाएं चपटी होती हैं। इसकी बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलरीज का जाल फैला रहता है। यह जाल फुफ्फुस धमनी के अत्यधिक शाखान्वित होने से बनता है। इन कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रक्त आता है तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश की वायु में विसरित हो जाती है। बाद में ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? फुफ्फुस सिरा बनाती हैं। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में? फेफड़ों के बारे में जाना। फेफड़ों की संरचना हमने देखी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने कवर किए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फेफड़ों की सामर्थ्य। यहाँ से हम अपना जो हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। आपके हर डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।